हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपको कंप्लीट नोट्स, प्रैक्टिस सेट या फिर फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारी पोम है ओड इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो पोम है ये एक को फिलोसफिकल पोम है जिसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा था 1804 में और इसे पब्लिश किया गया था 1807 में। ये जो पोम है इसमें कई सारी थीम्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि है लॉस ऑफ इनोसेंस है, कनेक्शन दिखाया गया है ह्यूमैनिटी और डिवाइन के बीच में, यानी कि दैवीय पावर के बीच में। तो ये सारी चीज़ें इस पोम में डिस्कस की गई हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं तो हमारा जो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है कंट्रास्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में कंट्रास्ट दिखाया गया है। लॉस ऑफ इनोसेंस एंड फेडिंग ऑफ डिवाइन विजन विद एज। दिखाया गया कि जिस तरह से व्यक्ति जैसे अडल्टहुड में होता जाता है तो उसकी इनोसेंस खोती जाती है और उसकी जो डिवाइन विजन है वो भी उसके अंदर से गायब होती जाती है। पावर ऑफ मेमोरी एंड रिकलेक्शन, नेचर एज अ, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द पोम ओड इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी कंप्लीटेड। इस पोम को कब कंप्लीट किया गया था? तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है सी, इसको 1804 में कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, इन विच ईयर वाज ओड इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फर्स्ट पब्लिश्ड। पहली बार इस पोम को कब पब्लिश किया गया था? तो सेकंड का हमारा सही आंसर है सी, इसको 1807 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, Who was first person to receive a copy of the poem from Wordsworth? कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने वर्ड्सवर्थ से इस पोम की सबसे पहले कॉपी रिसीव की थी? तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है ए, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो कि वर्ड्सवर्थ के बहुत अच्छे दोस्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट सिग्निफिकेंट एडिशन वाज मेड टू द पोम इन 1804। 1804 में कौन सा एक सिग्निफिकेंट एडिशन यानी इसमें कुछ ऐड किया गया था? तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि इसमें 7 एडिशनल स्टेंजा, 7 स्टेंजा को इसमें ऐड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, इन विच ईयर वाज द पोम एडिटेड एंड रीवर्क्ड इनटू इट्स करंट वर्जन। ये कहना चाहते हैं किस साल इस पोम को एडिट किया गया था, इसके करंट वर्जन पे काम किया गया था? तो 5 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, हाउ मेनी स्टेंजाज और डज इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी हैव। ये जो ओड है इसमें कितने स्टेंजाज हैं टोटल? तो 6 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि इसमें 11 स्टेंजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, व्हाट काइंड ऑफ पोम इज ओड इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये पोम किस प्रकार की है? तो 7 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि एक पिंडारिक ओड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, व्हाट डज द पोम प्राइमरीली फोकस ऑन इट्स फर्स्ट मूवमेंट, यानी फर्स्ट 4 स्टेंजाज। ये जो स्टार्टिंग की 4 स्टेंजाज है उसमें पहले किस चीज़ पे फोकस किया गया है? तो 8th का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि डेथ एंड लॉस ऑफ यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, विच फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू द वर्ड्सवर्थ ओड इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये कहना चाहते हैं कौन सा फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट होता है जो कि मेन है इस पोम में? तो 9 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि प्री एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, विच टू अदर पोएट्स आर पर्टिकुलरली कंसीडर्ड विद द थीम ऑफ ओड ऑफ इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी एसोसिएटेड। ये कौन से जो 2 पोएट हैं जो इस थीम से एसोसिएटेड हैं, संबंधित हैं? तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कॉलरिज एंड कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु वॉज अमंग द क्रिटिक्स दैट डिसमिस्ड द पोम विदाउट एनालिसिस। कौन सा व्यक्ति था जिसने पोम को अस्वीकार कर दिया था बगैर इसके एनालिसिस के? तो 11th का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि लॉर्ड बैरन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इज द टोन ऑफ द लास्ट 3 स्टेंजाज ऑफ द पोम। पोम के लास्ट 3 स्टेंजा का टोन क्या है आपको बताना है। तो 12 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि होपफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द पोम। इस पोम की फुल टाइटल क्या है आपको बताना है। तो 13 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि ओड इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, विच पोम बाय वर्ड्सवर्थ इज कोटेड इन द एपिग्राफ ऑफ दिस पोम। एपिग्राफ के मतलब होता है जब भी कोई चीज़ लिखा जाता है तो उसके जो स्टार्टिंग में लिखते हैं उसको बोलते हैं एपिग्राफ। तो इस पोम के एपिग्राफ के रूप में क्या लिखा गया है या वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोम को कोट किया गया है। तो 14 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि माई हार्ट लीव्स अप। माई हार्ट लीव्स अप इनकी जो पोम है उसको स्टार्टिंग में कोट किया गया है और उसकी एक लाइन ही बहुत ही फेमस है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, जिसमें पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब एज अपैरल इन सेलेस्टियल स्काई। सेलेस्टियल माने होता है आसमानी और जो है अपैरल माने होता है ड्रेस्ड या क्लॉथड या कवर्ड। तो इससे क्या कहना चाहता है पोएट। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि मीडोज एंड ग्रोव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट सिग्निफिकेंट फीलिंग इज एक्सप्रेस्ड इन द ओपनिंग लाइन। ओपनिंग लाइन में कौन सी एक इंपॉर्टेंट फीलिंग है जिसको डिस्क्राइब किया गया है, व्यक्त किया गया है। तो 16 का हमारा सही आंसर है बी, सॉरो फॉर लॉस ऑफ यूथफुल विजन, यानी कि यूथफुल विजन के लिए जो लॉस हो गया है उसके लिए सॉरो फील करता है पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, व्हाट हैज़ पास्ड अवे फ्रॉम द अर्थ अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। स्पीकर के अनुसार ज़मीन से कौन सी चीज़ है जो पास अवे हो गई है, गुजर गई है। तो 17 का हमारा सही आंसर है बी, ग्लोरी, यानी कि चमक या शान शौकत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट इज डिस्क्राइब एज ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी। ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी किसको बताया गया है। तो 18 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि द सोल ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट मेटाफर इज यूज टू डिस्क्राइब द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। ये कहना चाहते हैं चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जो बदलाव हुआ है, जो ट्रांजिशन हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसके लिए कौन से मेटाफर का प्रयोग किया गया है। तो 19 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि अ प्रिजन हाउस क्लोजिंग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट रोल डज द चाइल्ड प्ले इन द पोम। इस पोम में चाइल्ड कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि सिंबल ऑफ इनोसेंस भी है, द बेस्ट फिलोसफर भी है, डिवाइन बीइंग भी है। तो ये सारे सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ मीन बाय द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। जब ये लाइन यूज़ करते हैं, इनकी जो पोम है माई हार्ट लीव्स अप, उसमें इन्होंने यूज़ किया है द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। तो इससे क्या कहना चाहते हैं। तो 21 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि चाइल्डहुड शेप्स द अडल्टहुड। चाइल्डहुड जो होता है वो अडल्टहुड को शेप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ व्हाट लाइज अराउंड इन्फेंसी। वर्ड्सवर्थ के अनुसार जब व्यक्ति इन्फेंट होता है, शिशु होता है, तो उसके आसपास में क्या होता है। तो 22 का हमारा सही आंसर है सी, हेवन, यानी कि उसके आसपास में गॉड होता है, दैवीय शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट इज द विजनरी ग्लीम। विजनरी ग्लीम यानी कि विजनरी चमक क्या है जो पोम में मेंशन की गई है। तो 23 का हमारा सही आंसर है ये, अ डिवाइन परसेप्शन सीन इन चाइल्डहुड। डिवाइन परसेप्शन है जो कि बचपन में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब एज अ माइटी प्रोफिट। अ माइटी प्रोफिट किसको कहा है वर्ड्सवर्थ ने। तो 24 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि चाइल्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ मीन बाय अर्थ फिल्स हर लैब विद प्लेजर ऑफ हर ओन। जमीन जो है अपनी लैब को अपनी खुद की खुशियों से भरती है। तो इससे क्या कहना चाहते हैं। तो 25 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि नेचर प्रोवाइड्स जॉय एंड कंफर्ट टू ह्यूमंस। यानी नेचर जो है वो ह्यूमंस को जॉय और कंफर्ट प्रोवाइड करती है। अब ये जो लाइन यूज़ की है इसमें पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। देखिए अर्थ के लिए हर का प्रयोग किया गया है, इसको ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट इज द इंपेरियल पैलेस फ्रॉम विच ह्यूमन कम्स। वो इंपेरियल पैलेस कौन है जहाँ से ह्यूमंस आते हैं। तो 26 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि हेवन से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ कॉल द सोल्स ओरिजिन इन द पोम।
सोल्स वर्जिन को वर्षवत क्या कहते हैं इस पोम में? तो 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि गॉड कहते हैं हु इज अवर होम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट इज द फ्रेज स्प्लेंडर इन द ग्रास? स्प्लेंडर इन द ग्रास इसे क्या डिस्क्राइब करता है? तो 28 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि द फ्लीटिंग ब्यूटी ऑफ यूथ, यूथ की जो है क्षणिक ब्यूटी, फ्लीटिंग माने क्षणिक होता है या टेम्परेरी ब्यूटी की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट डज द स्पीकर गेन फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट मेमोरीज? ये कहना चाहते हैं स्पीकर जो है पास्ट मेमोरीज के बारे में सोच करके क्या गेन करता है? तो 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्ट्रेंथ एंड होप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ मीन बाय थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू D40S? यानी कि जो थॉट्स हमेशा ऑफन आती हैं वो रोने से पूरी नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो ये इससे इन लाइन से स्पीकर क्या कहना चाहता है? तो 30 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सम इमोशंस आर प्रोफाउंड एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड थ्रू टीयर्स। कुछ जो इमोशंस होते हैं बहुत ही गहरे होते हैं और उनको हम आंसुओं से नहीं अभिव्यक्त कर सकते हैं, उनको आंसुओं से नहीं बयान कर सकते हैं। तो यही इस लाइन का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट काइंड ऑफ फेथ इज एक्सप्रेस्ड इन द फाइनल स्टेंजा? फाइनल स्टेंजा में किस प्रकार की फेथ की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की विश्वास की बात कर रहे हैं? तो 31 का हमारा सही आंसर है ए, फेथ इन द इटर्नल नेचर ऑफ सोल, इटर्नल नेचर ऑफ सोल में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट डू द क्लाउड्स दैट गेदर राउंड द सेटिंग सन सिंबलाइज? ये कहना चाहते हैं ऐसे क्लाउड जो सेटिंग सन के आसपास में इकट्ठा है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं? तो 32 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि लॉस्ट यूथ एंड मेच्योरिटी, खोया हुआ यूथ और मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट इमोशन डज वर्ड्सवर्थ अल्टीमेटली एक्सप्रेस टुवर्ड्स नेचर? कौन सा इमोशन है जो कि ये एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्सवर्थ नेचर के प्रति? तो 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि लव एंड ग्रेटिट्यूड, प्यार और शुक्रगुजार होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट सर्व्स एज अ रिकरिंग सिंबल फॉर लॉस्ट इनोसेंस इन द पोम? कौन सी चीज़ है जो एक रिकरिंग सिंबल का काम करती है लॉस्ट इनोसेंस के लिए इस पोम में? तो 34 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि द रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, विच रोमांटिक आइडियल इज सेंट्रल टू द पोम? कौन सा रोमांटिक आइडियल है जो पोम का सेंटर है? तो 35 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि नेचर एज अ स्पिरिचुअल टीचर, नेचर को एक स्पिरिचुअल टीचर मानना है पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ सजेस्ट अबाउट द सोल इन इन्फेंसी? इन्फेंसी में सोल के बारे में क्या बोलते हैं वर्ड्सवर्थ? तो 36 का हमारा सही आंसर है ए, इट इज़ क्लोजेस्ट टू डिवाइन, यानी कि जब व्यक्ति होता है, जब बच्चा होता है, बहुत ही छोटा होता है, जब वो शिशु होता है तो वो गॉड के बहुत ही करीब होता है, भगवान के बहुत ही करीब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब चाइल्डहुड्स कनेक्शन टू इटर्निटी? वर्ड्सवर्थ किस तरह से जो चाइल्डहुड का कनेक्शन है वो इटर्निटी यानी शाश्वत से डिस्क्राइब करते हैं? तो 37 का हमारा सही आंसर है बी, यानी एज क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, उसको क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट डज द पोम अल्टीमेटली सजेस्ट अबाउट ह्यूमन लाइफ एंड डेथ? ये जो पोम है वो ह्यूमन लाइफ और डेथ के बारे में क्या सजेस्ट करती है, क्या बताती है? तो 38 का हमारा सही आंसर है बी, डेथ इज अ लॉस बट द सोल्स इमोर्टिलिटी गिव्स होप, यानी सोल की जो इमोर्टिलिटी है वो हमें आशा देती है, लेकिन डेथ एक लॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर थीम इन द पोम इमिटेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी? इस पोम में जो मेजर थीम है वो क्या है, इसमें से बताना है। तो 39 का हमारा सही आंसर है सी, द इमोर्टल पावर ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज। चाइल्डहुड मेमोरीज की जो इमोर्टल पावर है, शाश्वत पावर है, वो इसकी मेजर थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट इफेक्ट डज द पोम होप टू इन्वोक इन रीडर्स? कौन सा इफेक्ट होता है, कौन सा असर है जो कि रीडर के अंदर जगाने की कोशिश कर रहा है इस पोम में? जो पोम है वो रीडर के अंदर पैदा करने की कोशिश कर रही है, कौन सा इफेक्ट? तो 40 का हमारा सही आंसर है बी, आर रिकॉग्निशन ऑफ डिवाइन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि दैवीय शक्ति को पहचानो। हर जिंदगी के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यक्ति को अपनी दैवीय शक्ति को पहचानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन? तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच की यूज की गई है? तो 4th का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42,
द फ्रेज ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच। ये जो ट्रेलिंग क्लाउड ऑफ ग्लोरी है किस फिगर ऑफ स्पीच का एक एग्जाम्पल है? तो 42 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक मेटाफर है। मेटाफर किस वजह से है? तो ये जो ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी इसको कंपेयर किया गया है सोर्स कनेक्शन टू हेवन, तो कंपेयर किया गया, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43 विच फिगर ऑफ स्पीच इज एविडेंट इन द अर्थ इन द लाइन अर्थ फिल्स हर लैप विद प्लेजर ऑफ हर ओन। जो ज़मीन होती है वो ह्यूमंस को प्लेजर देती है, खुशियाँ देती है, कंफर्ट देती है, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो 43 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, पर्सनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे अर्थ के लिए हर का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी हर यूज़ किया गया है, अर्थ को यहाँ पर ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन इज 44 द फ्रेज द लाइट ऑफ कॉमन डे इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच। ये कहते हैं लाइट ऑफ कॉमन डे किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो 44 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि एक मेटाफर है। अब ये मेटाफर किस लिए वजह से है? तो इसमें जो है ना चाइल्डहुड के डिवाइन विजन की बात कर रहे हैं, उसके दैवीय विजन की बात कर रहे हैं। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।